नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। ओवरलोडिंग और बदसलूकी पर आरटीओ सख्त। आरटीओ विभाग ने दिया अल्टीमेटम। सुधार न करने पर 10 दिन बाद फिटनेस होगा निरस्त। यात्रियों से बदसलूकी नहीं होगी बर्दाश्त। सिटी बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी सीटें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरटीओ विभाग ने अल्टीमेटम भी अब दे दिया है और सुधार न करने पर 10 दिन बाद फिटनेस निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी आरटीओ विभाग की ओर से कहा गया है। यात्रियों से बदसलूकी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां हैं परिवहन विभाग की ओर से? ये देखिए विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं पिछले दिनों कई मरतबा जो है खबरें सामने आ रही थी कि जो ऑटो चालक होते हैं, विक्रम चालक होते हैं या टाटा मैजिक होती है, इनके जो ड्राइवर हैं कहीं ना कहीं लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, खासतौर पर जो महिला यात्री होते थे। उसके बाद परिवहन विभाग की ओर से देखिए एक नियम निकाला गया कि हर गुरुवार को जो है जितने भी परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सरकार मतलब इन वाहनों के निजी वाहन जितने भी ऐसे वाहन हैं उनका उपयोग कर, ना कि सरकारी गाड़ी से अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा देखिए कि इस तरीके की जो एक स्थिति है, आखिरकार धरातल पे जो बातें हैं उन्होंने जब अपनी आंखों से देखी, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि देखिए अगर वो 10 दिन के भीतर अपनी कोई भी इस तरीके की सुविधा है, जैसे महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगना या फिर महिला के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन पर महिला के बजाय किसी पुरुष का बैठना, अगर ये 10 दिन के भीतर ठीक नहीं करा जाता है तो उनका जो फिटनेस है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। आरटीओ ने साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। साफ तौर पे ये भी एक और चीज कही है कि देखिए अगर इन सब चीजों पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे और भी कोई अन्य कानूनी कार्रवाई आरटीओ लेते हुए नजर आ सकता है। क्योंकि एक चीज इसमें ये भी थी कि कई मरतबा देखिए जो ऑटो चालक होते थे वो फोन पर बात करते हुए भी गाड़ी चलाते थे, उसकी भी शिकायतें कई बार मिली थी। तो आरटीओ ने उसको भी संज्ञान में लेते हुए आगे अब कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन समृद्ध, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जारी है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी आते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बसें हैं जो लेकर के यात्रियों को जाती हैं, उसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वो अक्सर बदसलूकी करते हुए भी नजर आते हैं यात्रियों से। गाजर मूली की तरह यात्रियों को भय लेते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, उन पर किस तरह से निगरानी रख रहा है आरटीओ विभाग? देखिए उनको भी कहीं ना कहीं देखिए एक जो हिदायत है वो आरटीओ की ओर से दे दी गई है और ये बता दिया गया साफ तौर पे कि देखिए अगर आप इन सब चीजों पर मान लीजिए अगर 10 लोगों की संख्या है बैठाने की, उसमें कई बार हम देखते हैं कि देखिए 12 या 15 या 20 लोग बैठे होते हैं। तो अगर उससे ज्यादा लोग बैठाए जा रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई आरटीओ कर रहा है और साफ तौर पर ये भी कह रहा है कि देखिए इसको भी आप जल्द से जल्द दुरुस्त करिए, क्योंकि देखिए भारी संख्या में चारधाम में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में जो महिला यात्री हैं उनकी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है सरकार के लिए। तो इसलिए विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि देखिए सबकी एक सुगम यात्रा हो सके, जिसके लिए ये सारी कार्रवाई जो है आरटीओ की ओर से की जा रही है। समृद्ध, आरटीओ की ओर से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कई बार चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो क्या इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं अब कैसी रहने वाली हैं? किस तरह से जो कहा जा सकता है कि निगरानी किस तरह से रखेगा आरटीओ विभाग? क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल देखिए विशाल, जैसा मैंने बताया कि आरटीओ की ओर से सभी अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि देखिए आप हर गुरुवार को सरकारी वाहन के बजाय अब इन्हीं वाहनों के जरिए कार्यालय आएंगे। तो देखिए खबरें तो हर बार आ रही थी आरटीओ के पास और जो बातें थी वो भी आरटीओ के सामने आ रही थी और जो शिकायतें थी वो भी आरटीओ के सामने आ रही थी। लेकिन जब गुरुवार को खुद आरटीओ के अधिकारी इन सब वाहनों के जरिए अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने हकीकत क्या है वो महसूस करी और धरातल पर किस तरीके से चीजें चल रही थी, जो शिकायत थी उनको जब देखा तो ये और कार्रवाई करने की बात आरटीओ यहाँ कह रहा। तो उम्मीद यही बताई जा रही है कि देखिए अब क्योंकि हर गुरुवार का जो एक फैसला लिया गया है तो इससे कहीं ना कहीं सुधार जो है वो देखते मिल सकता है और लगातार एक जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं आरटीओ के अधिकारियों को मिल सकता है। क्या अतिरिक्त फोर्स भी इस दौरान लगाया जाएगा समृद्ध? और क्या माना जाए किन किन रूट्स पर इन अधिकारियों को तैनात भी किया गया है जहां पर ये निगरानी रख सकें? देखिए खासतौर पर वो इलाके जहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है और ऐसे इलाके खासतौर पर देखिए रिस्पना हो गया, एसबीटी हो गया, जहाँ पर भीड़ की संख्या ज्यादा होती है, जहाँ आरटीओ के टीमें को जो है वो तैनात किया गया। और साथ ही देखिए क्योंकि ऐसे इलाके वो होते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग आते हैं, एसबीटी से देखिए कई सारे लोग उतरते हैं उसके बाद विक्रम या ऑटो के जरिए वहाँ आते हैं। ऐसे में ये खासतौर पर 4-5 इलाके जो है वो चिन्हित कर लिए गए आरटीओ की ओर से, वहाँ पे टीमों को तैनात कर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से नैनीताल आए यात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। गहरी खाई में गिरने से एक की मौत, 4 यात्री दुर्घटना में हुए घायल। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव किया बरामद। नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र में गहरी खाई में गिरा था वाहन। सभी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 यात्री दुर्घटना में घायल भी हो गए हैं।
हालांकि उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। और देर शाम ये एसडीआरएफ ने रेस्क्यू भी चलाया। ऐसे में गहरी खाई से एक शव को भी बरामद किया गया है और साथ ही जो अन्य घायल हैं उनको भी अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो सभी लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे थे, जो कि नैनीताल घूमने के लिए जा रहे थे, और ऐसे में ये वाहन उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और जो यात्री थे, जो घायल हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। और इस दौरान ये भी बताया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, जबकि 4 लोग अन्य रूप से घायल भी हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर से शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। वहीं हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड की ओर से बधाई दी है। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि बीते 11 साल देश ने देखे हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का अभूतपूर्व संकल्प। पीएम मोदी की योजनाओं ने गांव, गरीब और किसानों को मुख्य धारा से जोड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि आज हर घर जल है, हर हाथ रोजगार है और देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार भी तेज है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से, हरिद्वार की जनता की तरफ से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 11 साल भारत के लिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए 11 साल उन्हें समर्पित किए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया है। आज 65 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ्री का राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। घर घर पानी देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। घर घर उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को पक्का घर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि जो नारा है हम लोगों का कि मोदी जी हैं तो मुमकिन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के थराली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर हरीश रावत ने नगर पंचायत थराली के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत और बेटा वार्ड से सभासद मोहिनी रावत को सम्मानित भी किया। साथ ही पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनावों में केवल झूठ परोसने का काम करती है। बीजेपी ने 2022 के चुनाव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए झूठ फैलाया था। आगे उन्होंने कहा है कि नमाज की छुट्टी को लेकर भी बीजेपी ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, झूठ फैलाया, जिसको लेकर उन्होंने अपनी न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर कोई मेरे इस बयान को लेकर अखबार की कटिंग किसी न्यूज़ चैनल में दिए गए बयान को सामने लाए तो वो उसे 50,000, 1 लाख नहीं बल्कि पूरी चल अचल संपत्ति इनाम के तौर पर दे देंगे। अब तो हरक सिंह जी कांग्रेस पार्टी में है। हम तो केवल 2016 के हरक सिंह की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सरकार के खिलाफ दल बदल हुआ, दल बदल को लीड कर रहे थे। तो जो एक इतिहास का जुड़ा हुआ प्रकरण है, उनकी जो भूमिका है, उस भूमिका की बात कर रहे हैं। और ये भूमिका में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम करें। 27 को लेकर कितने हम सब मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। मंगलौर पहुंची हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासन में महिलाओं पर अत्याचार और शोषण चरम पर है। जिस बीजेपी ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज उसी के राज में महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज आप घोटालों की बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरीके से घोटालों में पूरी तरीके से संलिप्त हो चुके हैं सरकार। उसी तरीके से आप महिला सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से फेल्योर है। आज खुद इनके पदाधिकारी भाजपा के, इनके पदेन व्यक्ति, दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो है महिला शोषण में, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले स्वयं एक माँ अपनी नाबालिग बच्ची को का शोषण कर रही है, जो खुद महिला उनके एक संगठन का विंग का अध्यक्ष है। तो क्या और महिलाओं की रक्षा करेगी जो अपनी बेटी को उस जघन्य, सोच सकता है कोई माँ इस तरीके के कार्य कर सकती है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने हरिद्वार स्थित तीर्थ स्थल हर की पौड़ी का संचालन करने वाली संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए दान दिए। अनंत अंबानी 4 मई को पत्नी राधिका के साथ हर की पौड़ी पर गंगा पूजन के लिए आए थे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को अनंत अंबानी के द्वारा दी गई दान राशि की गंगा सभा के अकाउंट में आ गई है। 5 करोड़ रुपए का दान दिए जाने पर गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी का आभार भी जताया है और मां गंगा से उनके लिए आशीर्वाद की कामना भी की है। हर की पौड़ी पर माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनके धर्मपत्नी राधिका जी हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर और माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक हमने चर्चा की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गंगा सभा द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उन्होंने हमें सहयोग रूप में हमें प्रदान की है। जितने बड़े औद्योगिक घराने के वो पुत्र हैं उतना ही बड़ा उनका दिल है और उतने ही शानदार वो इंसान है। चमोली में कुमजुम गांव निवासी सेना के जवान सुनील रावत की नंदाकिनी नदी में दोस्तों को बचाते वक्त डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुनील इन दिनों पंजाब के भटिंडा स्थित 20 गढ़वाल रेजिमेंट में तैनात थे। वो अपने 4 दोस्तों के साथ पुनियारा स्थित नंदाकिनी नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी में नहाते वक्त अचानक सुनील का एक दोस्त गहरे पानी में फिसल गया। ये देखते ही बिना देर किए सुनील ने नदी में छलांग लगा दी और उसे बचाने में सफल भी रहे, लेकिन खुद एक पत्थर से के बीच फंसकर गहराई में डूब गए। वहीं सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लगातार प्रयासों के बाद गहरे पानी से शव को खोज निकाला है। और संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये बड़ा हादसा भी हुआ और एसडीआरएफ की टीम ने किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया? जिले की ये घटना नंदानगर की ये घटना है जब कल कुछ लोग नंदाकिनी जो नदी है वहाँ पे नहाने गए थे। वहीं अचानक जो सुनील की कुछ एक साथी यहाँ पे गहरे पानी में जा घुसा था, लेकिन जिस तरह से सुनील ने उसको निकालने की सफलता हासिल की, लेकिन वहीं जो सुनील का पांव वहाँ फिसला और गहरे जो पत्थर हैं उनमें जा गिरा। तो उसके बाद सुनील की यहाँ पे डूबने से यहाँ पे मौत हुई है। हालांकि जो बीच जो पत्थर है पत्थरों में सुनील फंसा था, लेकिन नंदनगर जो थाना है उसकी टीम पहुंची थी, लेकिन बड़ी मशक्कत करने के बाद सबको नहीं निकाला गया। लेकिन उसके बाद एसडीआरएफ के द्वारा सबको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। हर आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। जाहिर है चुनाव की तैयारियों में पार्टी भी लगातार जुटी हुई है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देते हुए भी नजर आ रही है। हल्द्वानी में हुई एक बड़ी बैठक से लेकर काशीपुर तक पार्टी के नेता एकजुटता का संदेश देने में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर काशीपुर और कुमाऊं के दिग्गजों ने साफ कर दिया है कि अब व्यक्तिगत
महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को सरकार में लाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या वाकई कांग्रेस अब बदल चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए। उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी कांग्रेस की हलचल तेज हो गई है। हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मनोज तिवारी, हरीश धामी और गोविंद सिंह कुंजवाल समेत कई वरिष्ठ नेता एक मंच पर नजर आए, जिसने साफ संदेश दिया कि कांग्रेस अब पुराने मतभेद भूलकर 2027 के चुनाव को सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ेगी। संदेश बिल्कुल साफ है कि सबको मिलजुल करके काम करना है, सबको सांस लेकर के चलना है और जिन लोगों के ऊपर ये दायित्व है हम सब लोग उनके साथ खड़े। सर, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कहा था कि लंगड़े घोड़ों की पहचान हमें ज़रूरी है और लंगड़े घोड़ों की हमको ज़रूरत नहीं है। क्या इस बैठक में उत्तराखंड के लंगड़े घोड़ों की पहचान हो पाई, दौड़ने वाले घोड़ों की पहचान हो पाई? मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं मध्य प्रदेश में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में उत्तराखंड में जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और वहाँ ये कहा गया कि कांग्रेस के लोग मिलजुल करके बैठते हैं, बात करते हैं और कार्यक्रमों में भी साथ साथ खड़े होते हैं। ये जो रिपोर्ट थी पार्टी के जो भी हमारे इंचार्जेस हैं उनकी रिपोर्ट भी बड़ी इनकरेजिंग थी और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है कि लीडरशिप को उन पर भरोसा है। उधम सिंह नगर जैसे जिलों में भी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। अब पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बयानबाजियों से दूर रहकर जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है, ताकि विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी हालात है और वर्तमान में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता कहीं न कहीं उनसे नाराज है और विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है और आम जनमानस ने एक मन बना लिया कि कांग्रेस के लोग अगर एकजुट होकर अगर पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस फतेह करेगी। और मेरा अनुरोध है अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अनुरोध है कि हमें व्यक्तिगत कोई भी है टिप्पणी से करने से बचना चाहिए और जो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा पार्टी में लगानी चाहिए, पार्टी के संगठन में लगानी चाहिए और कांग्रेस को 2027 में फतेह करने के लिए लगानी चाहिए। पिथौरागढ़ के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस के भीतर मौजूद स्लीपर सेल पर सवाल खड़े किए हैं और स्पष्ट कहा है कि यदि कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाना है तो ऐसे चेहरों को संगठन से बाहर करना ही होगा, क्योंकि ऐसे नेताओं की वजह से पार्टी कमजोर होती है। कांग्रेस कभी खुद में कभी चुनाव नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने हराया और 2017 का प्रकरण आपको पता है कि कौन लोग कांग्रेस छोड़ के गए और किसने इस प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। मैं तो सीधे सीधे तौर पर राहुल जी को कहता हूं कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में वापस क्यों ले रहे हैं। एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि हम जो है ये स्लीपर सेलों को आउट करेंगे, तो करिए ना। जिन्होंने सबसे बड़ा उत्तराखंड में अपराध किया है, जिन्होंने उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जैसा काला कानून लगवाने में भाजपा का साथ दिया, ऐसे व्यक्ति की बातों का आप लोग कहां पर विश्वास कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस जहां पे भी डैमेज हुई है, ऐसे ही लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के गए, जिन्होंने कांग्रेस के बुरे दिनों में कांग्रेस के खिलाफत की, वही है, बाकी कुछ नहीं। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस मिशन 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। हाईकमान के निर्देश के बाद काशीपुर से लेकर अल्मोड़ा तक एक नई एकजुटता दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस एकजुटता को 2027 तक कायम रख पाएगी और कौन होगा वो चेहरा जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते रहे, लेकिन ऐसे में तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आई। लगातार ये कार्य भी किए गए कि आने वाले समय में जो राजधानी है वो चमके, लेकिन ऐसे में पैसा तो खर्च हुआ, तस्वीरें नहीं बदली। इस रिपोर्ट में देखिए।
बारिश की समस्या से बचाव के लिए देहरादून नगर निगम ने आपदा कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि वर्षा काल में जल भराव की स्थिति को देखते हुए निगम ने हॉटलाइंस को एक्टिव किया है, ताकि शिकायत मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी मौके पर जाकर समस्या का निस्तारण कर सकें। देखिए, जो वर्षा काल के दौरान जगह जगह जल भराव की समस्या आती है, उसी को लेकर के आपदा कंट्रोल रूम में हमारी हॉटलाइंस हमने एक्टिव की हैं। अब क्योंकि वर्षा काल का समय नज़दीक है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे हमारे क्रिटिकल जंक्शंस रहते हैं जिसमें कि वाटर लॉगिंग का काफ़ी इशू हो जाता है क्रिएट, तो वहाँ पर पहले तो ऑलरेडी हमने ड्रेन्स के क्लीनिंग का कार्य कराया है, लेकिन यदि कहीं भी जल भराव की समस्या आती है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए, उसकी शिकायतें पब्लिक पहुँचा सके समय नगर निगम तक, उसी के लिए ये आपदा कंट्रोल रूम में हॉटलाइंस एक्टिव की गई हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर क्षेत्र के ज्यादातर नालों की सफाई कर दी गई है, फिर भी अगर किसी भी इलाके में जल भराव की समस्या होगी तो उसे कंट्रोल रूम में मिली शिकायत के बाद दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायतों के लिए भी टीम गठित की गई है। वहीं निगम के वाटर पंप्स को ठीक कर उसका ट्रायल भी करा लिया जा चुका है। और इसके साथ ही हमने टीम्स का भी गठन किया है। जो हमारे मैकेनिक्स हैं, जो पंप्स नगर निगम के पास में उपलब्ध हैं, वाटर पंप्स, उनको चेक कर लिया गया है, उनका एक ट्रायल भी करा लिया गया है और मैकेनिक्स को भी 24 आवर्स के लिए तैनात कर दिया गया है। तो लगातार जितनी भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होंगी उसका ससमय निस्तारण नगर निगम के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अजीब लगता है, लेकिन सच ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर में ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। इसीलिए तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। कई इलाकों में इतना पानी भर जाता है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। यही वजह है कि नगर निगम ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।